काफ़ी दिनों के बाद पुनः हमारी इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। मैंने तुम लोगों को अभी तक जो पढ़ाया था उसमें मेंडल्स लॉ वगैरह के बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया था। उसमें मैंने तुम लोगों को जो कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इत्यादि है, वह बातें भी बता दी थी। वहाँ पर तुमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था किसके बारे में? जीन के बारे में। और तुमने ये पढ़ा कि ये जो जीन होते हैं ये जीन क्या काम करते हैं, ये जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको कहाँ पहुंचाते हैं? संतानों तक, या जो ऑफ स्प्रिंग्स है उन ऑफ स्प्रिंग्स तक ले जाने का काम करते हैं। अब ये जो जीन होते हैं, ये जीन जो है इसमें अगर देखा जाए तो जो उपस्थित होती है जीन कहाँ होंगे? ये क्रोमोसोम पर होते हैं, क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, ये तुम लोग जानते हो। अब ये जो है यहाँ पर जो पदार्थ उपस्थित होता है वो या तो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्या उपस्थित होती है? प्रोटीन उपस्थित होती है। अब देखो कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है और ये जो प्रोटीन है ये दोनों ही कहाँ उपस्थित है? ये जीन में उपस्थित है। अब वैज्ञानिकों के आगे यह समाधान ढूंढना था कि इनमें से जो आनुवांशिक पदार्थ है यह आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता होगा। देखो जो न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड को जो मिशर नामक वैज्ञानिक थे, इन मिशर नामक वैज्ञानिक ने पस सेल, जो पस तुम लोग जानते हो, पीप जिसको हिंदी में कहा जाता है, इस पस सेल के न्यूक्लियस में पाया था। कि किसमें पाया? न्यूक्लियस में। और इसका जो नेचर था वह एसिडिक नेचर था, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड, या प्रथमतः तो उन्होंने इसको न्यूक्लियर जो है वो कहा था, लेकिन न्यूक्लिन जो शब्द उन्होंने दिया था इसके लिए, वो न्यूक्लियस में पाने के कारण इसको शब्द दिया था न्यूक्लिन। लेकिन बाद में जो है इसमें ये पाया गया कि इसका जो नेचर होता है वह नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। और ये एसिडिक नेचर जो है, इस न्यूक्लिन का जो नेचर था कैसा था? एसिडिक। इसकी जो खोज की वो खोज की अल्टमान ने। तो तब जाकर के ये न्यूक्लिन जो था इसको क्या कहा गया? न्यूक्लिक एसिड कहा गया। बाद में जो कौशल नामक वैज्ञानिक थे, इन कौशल नामक वैज्ञानिक ने इसमें जो ये न्यूक्लिक एसिड था, इस न्यूक्लिक एसिड की जो रासायनिक संरचना होती है, इस रासायनिक संरचना का पता लगाया। किसने? कौशल ने। न्यूक्लिक एसिड की जो रासायनिक संरचना है, इसका जो न्यूक्लिक एसिड का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसका पता किसने लगाया? कौशल ने लगाया। सन 1910 में, 1910 में इनको अपने इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बाद के वर्षों में जो ये देखा गया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। आज हम इस जो न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड के क्या घटक होते हैं जो और किस प्रकार से किन किन घटकों से मिलकर के यह बना हुआ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हम बात करते हैं किसकी?
जो न्यूक्लिक एसिड है इनकी अब हम बात करते हैं। देखो जो न्यूक्लिक एसिड है, इन न्यूक्लिक एसिड की पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक जो एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम अब यहां पर पढ़ रहे हैं। सॉरी, जरा थोड़ा सा यहां पर न्यूक्लिक एसिड। अब इसके जो कंपोनेंट है, यानी इसके जो क्या होते हैं, घटक होते हैं, यानी किन किन घटकों से यह मिलकर के बना हुआ होता है। देखो क्या क्या होते हैं इसमें। पहला घटक जो है वह है इसमें फॉस्फेट। किस रूप में होती है, फॉस्फोरिक एसिड के। एसिड तुम लोग जानते हो, जो फॉस्फोरिक एसिड है उसका अगर तुम जो केमिकल फॉर्मूला देखोगे वो है H3PO4। किस तरह से होगा, ये इस प्रकार से होता है कि यहां पर क्या होगा, इन सेंटर में इस प्रकार से ये क्या है, फॉस्फेट का जो ग्रुप है फॉस्फोरिक एसिड के रूप में कहाँ उपस्थित होता है, न्यूक्लिक एसिड में या न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित होता है। दूसरा जो इसमें होता है वह है पेंटोज शुगर। क्या उपस्थित होती है, पेंटोज शुगर, या हम क्या कहते हैं, राइबोज शुगर। पेंटोज शुगर में भी ये क्या है, राइबोज शुगर। देखो एक सिंपल सा तुमने पढ़ा होगा ग्लूकोज, जब तुम लोग ग्लूकोज के केमिकल जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को पढ़ते हो तो उस समय तुम लोग उसका फॉर्मूला पढ़ते हो C6H12O6, ठीक है। तो वहां पर हम लोग कई बार कहते हैं ये कैसी शुगर है, हेक्सोज शुगर है, अर्थात इसमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, 6 है, तो उसे हम हेक्सोज शुगर कहते हैं। पेंटोज शुगर में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है वह कितनी होती है, 5 होती है, वह 5 होती है। और अगर हम इसको देखें तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो राइबोज शुगर इस प्रकार से इसका जो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये इसका स्ट्रक्चर हम यहां पर बना रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, OH, इसे भीतर भी दिखा सकता हूं लेकिन चलो, OH होगा, OH H, और यहां जो होता है, यहां पर ये जो है ये है यहां पर देता हूं CH2OH। इस प्रकार से ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, पेंटोज शुगर का। ये जो है यहां पर ये वाली जो शुगर है यह राइबोज शुगर है। अब तुम देखोगे एक कार्बन परमाणु, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं ताकि तुम लोगों की समझ में आए। एक कार्बन परमाणु यहां उपस्थित है, दूसरा कार्बन परमाणु यहां उपस्थित है, तीसरा जो कार्बन परमाणु यहां उपस्थित है, चौथा यहां उपस्थित है, और पांचवा कहां उपस्थित, देखो यहां तो क्या है, ये ऑक्सीजन है, तो पांचवा कार्बन परमाणु ये वाला है,
ये पांचवा कार्बन परमाणु यहाँ पर उपस्थित होता है। अब राइबोस शुगर तो तुम समझ गए, लेकिन जब तुम डीएनए पढ़ते हो तो वहां पर तुम लोग पढ़ते हो डीऑक्सीराइबो। तो डीऑक्सीराइबो देखो होता क्या है, ये दूसरे नंबर पे जो कार्बन परमाणु है यहाँ पर ये जो क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, इस पे क्या होता है, यह ऑक्सीजन क्या हो जाती है, हट जाती है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से क्या बना देती है, यह बना देती है डीऑक्सीराइबो शुगर। जो डीऑक्सीराइबो शुगर है उसका निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। जब कौन हट जाएंगे, ये दूसरे नंबर से, याद रखो कितने वाले सेकंड प्लेस से क्या हो गई है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, हट जाती है। तो यहां पर ये क्या बना देगी, डीऑक्सीराइबो शुगर का निर्माण कर देगी। अब आते हैं हम तीसरे कंपोनेंट में। जो तीसरा कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में वो है नाइट्रोजन बेस, या जिनको हम नाइट्रोजीनस क्षार भी कहते हैं, नाइट्रोजीनस नाइट्रोजीनस अक्षार। जो नाइट्रोजीनस अक्षार है, यह अक्षार इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन्स। बना लेंगे। दूसरे क्या है, पायरिमिडीन्स। देखो ये जो प्यूरिन्स है, यहाँ पर जो ये प्यूरिन पाए जाते हैं, ये प्यूरिन जो होते हैं इनमें दो है, ये प्यूरिन भी दो पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक है एडिनिन और दूसरा है ग्वानिन। दूसरा क्या है, ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन। देखो यहां पर क्या होता है, जो ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि जो पायरिमिडीन्स होते हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। रिंग स्ट्रक्चर जैसे तुम लोगों ने बेंजीन रिंग पढ़ी होगी, इस प्रकार से जो है इसका हेक्सागोनल शेप होता है, इस प्रकार से तुमने क्या पढ़ रखी है, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर पढ़ रखी है। तो यहां पर जो है, जो हमारे पास ये जो एडिनिन है, एडिनिन को हम देखेंगे तो इस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह स्ट्रक्चर इसमें इस प्रकार से होगा। ये देखो, एक तो इसमें क्या है, ये 6 कार्बन परमाणुओं वाली रिंग है और दूसरी रिंग इससे क्या जुड़ी हुई होती है, वह 5 का जो है कार्बन परमाणु वाली रिंग इससे जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार से जो है ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, इसमें क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन उपस्थित है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन बेस कहते हैं। अगर हम इसका फुल स्ट्रक्चर बना लेंगे तो यहां पर जो ये CH आ जाएगा, यहाँ पर जो है ये CH है, यहाँ जो है N है बनाने में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टेबल का जो है ये लग जाता है तो थोड़ा सा लिखने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। इसको क्या कर लोगे, बना लोगे है, जो हमारे पास क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होता है
एच है, इसी प्रकार से यहाँ पर NH है, कार्बन है, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो इस प्रकार से समझ लो। इतना ज्यादा डिटेल में अभी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है इस 12th क्लास तक। बस ये समझो कि इसमें क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और जबकि जो पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन में भी क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन उपस्थित है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह जो रिंग स्ट्रक्चर है, यह रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, यह केवल क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो है ये क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। मैं जो ये बना रहा हूँ, ये साइटोसिन को बना रहा हूँ, जो साइटोसिन है, इस प्रकार से यहाँ पर N, लिखने में थोड़ी दिक्कत है, NH2 यहाँ पर होगा, इस प्रकार से यहाँ पर CH ग्रुप होगा, CH यहाँ पर ये इस प्रकार से CH है, और इस यहाँ पर फिर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो है CH आएगा, और ये इस प्रकार से क्या होगा, जो क्या है, साइटोसिन है। अब थोड़ा सा एक ध्यान रखोगे, जो मैंने बताया प्यूरिन में तुमको एडेनिन बताई, ग्वानिन बताई, यहाँ पर क्या है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, थायमीन है, और एक और जो है वह पिरिमिडीन पाया जाता है, जो है यूरेसिल। वह क्या है, यूरेसिल है। अब देखो, ये जो यूरेसिल होता है, यह डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या पाई जाएगी, थायमीन पाई जाती है। और जब हमारे पास आरएनए होगा, तो इस थायमीन की जगह पर क्या हो जाता है, वह क्या पाया जाएगा, यूरेसिल जो है वह पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, अंतर होता है। अब जब हम लोग आगे जिस समय पढ़ेंगे कि अब जो डीएनए है, तुम लोगों ने जानते हो, तुम लोग कई बार तुम लोग जब हाई स्कूल क्लासेस में थे, तुम लोगों ने भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो कि हम मेनली कहते हैं कि वाटसन और क्रिक ने इसको क्या किया था, प्रदान किया था। तो उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से इस न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। अब देखो, ये तो मैंने घटक बताए। अब न्यूक्लिक एसिड असल में होता क्या है, यह एक पोली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी न्यूक्लियोटाइड का यह पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर के कैसे समझ लो, कि जैसे तुम लोग जानते हो कि कोई चेन हमारे पास है, उस चेन में क्या होती है, कड़ियां मिली हुई होती है। तो वैसे ही समझ लो, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, ये कड़ी मिली, ये कड़ी मिली, ये कड़ी मिली, ये कड़ी मिली, इस प्रकार से ये क्या हो जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। तो जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है, अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसमें पोलैरिटी पाई जाती है, किस प्रकार से पाई जाती है, ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, ये मैं तुम लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।